नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि का सेकंड पार्ट है और ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जितनी भी हमारी हिंदी से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैचारिक पृष्ठभूमि होता क्या है, ये इसमें कौन कौन से विषय हैं वो आप सभी को अच्छे से पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ दे देती हूँ। वैचारिक पृष्ठभूमि में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में यहाँ थंबनेल दिया है, थंबनेल में स्पष्ट हो ही गया है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इससे संबंधित पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रश्न अपनी वीडियोस में दे चुकी हूँ, उनका मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, और इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इसके साथ साथ मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श में मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको, जिसमें अस्मिता से संबंधित सवाल उठते हैं, यानी दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन सभी विमर्शों पर यहाँ पर इस वैचारिक पृष्ठभूमि में मैंने कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसका पहला पार्ट का लिंक, जिन्होंने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर उसका भी लिंक दे दूँगी। और चलते हैं अपनी इस वीडियो को आगे लेकर के। और क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो हमने वहाँ पर 26 क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट कर लिए थे, उससे आगे यहाँ पर हमें प्रश्न देखने हैं। तो चलती हूँ अपने प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अपना प्रश्न। 1848 ईस्वी में कुछ प्रखर महिलाओं, जिसमें एलिजाबेथ कैंडी और स्टेडन लुक्रेशिया, कॉफिन मोर इत्यादि ने स्त्री मुक्ति से संबोधित वैचारिक घोषणा पत्र में मुख्य रूप से क्या मांगे रखीं? सन 1848 ईस्वी में कुछ प्रखर महिलाएं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं तीनों के। उन्होंने क्या मांगे रखीं? पुरुष से मुक्त और स्वायत्त रहने का अधिकार, नौकरी और व्यापार में विशेष छूट का अधिकार, संपूर्ण और बराबरी के कानूनी अधिकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण और बराबरी के कानूनी अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों में संकलित स्त्री रचनाकारों के युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो ये यहाँ पर आपको 4 युग्म दिख रहे हैं। इनमें पहला युग्म है तार सप्तक में सुनीता जैन, दूसरा है दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर, इनका पूरा नाम है, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी और चौथे सप्तक में सुमन राजे। तो यहाँ पर कौन सा जो युग्म है वो ठीक नहीं है? तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो तार सप्तक है उसमें सुनीता जैन जी नहीं हैं, यानी तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनमें नेमीचंद्र जैन, गजानन मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, प्रभाकर माचवे, गिरिराज माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। और इसलिए यहाँ पर हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। और हमारे जो दूसरे सप्तक हैं उसमें जो सिर्फ एक महिला जो आई हैं वो शकुंतला माथुर हैं, फिर तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी सम्मिलित हुई थी और चौथे सप्तक में सुमन राजे सम्मिलित हुई थी। तो क्योंकि स्त्री विमर्श से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए ये प्रश्न भी यहाँ पर मैंने इस तरह से दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, चंद्र किरण सोने रिक्शा, उषा प्रियमवदा किस काव्यधारा की कथाकार हैं? कहानी, कहानी, नई कहानी, प्रयोगवादी कहानी या सचेतन कहानी। तो यहाँ पर ये 4 धाराएं दी गई हैं कहानी की, और इसमें कौन सी काव्य धारा में ये है, यानी किस धारा में ये सम्मिलित हैं? तो वह है नई कहानी, यानी गद्य की जो धारा थी इसमें नई कहानी में ये लोग सम्मिलित थे, चारों जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। 30वां हमारा प्रश्न है, 1950 के आसपास के 2 नाटक अमिया और भीगी पलकें किस स्त्री रचनाकार ने लिखे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें कंचन लता सब्बरवाल, निर्मला गुप्ता, निर्मला पुतुल या राजेश्वरी। तो यहाँ पर इन चारों नामों में से कौन सा नाम सही है? यानी 1950 के आसपास के 2 नाटक हैं ये, अमिया और भीगी पलकें।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कंचन लता सब्बर बाल। हमारा अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक का विवरण भारतीय संविधान की किस धारा में हुआ है। तो इसका सही उत्तर देखिएगा कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, धारा 29 से 30 में, धारा 22 से 30 में, या धारा 35 से 36 में, या 36 से 37 में। अल्पसंख्यक का विवरण भारतीय संविधान की किस धारा में हुआ है। प्रश्न ध्यान रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया है और आगे नहीं आएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट में ये स्पेशली इसको दिया गया है, तो यहाँ से संबंधित भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो धारा 29 से 30 तक इसका विवरण है भारतीय संविधान की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन, तो इसका गठन किया गया, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप देखिएगा 1956 में, 1985 में, 2002 में या 2004 में। तो इसका गठन किया गया सन 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मव्रत किस दलित विचारक की रचना है। ये किस दलित विचारक की रचना है। एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो रचनाएं हैं यानी दलित विमर्श है, उसमें कुछ रचनाएं जो दलित साहित्यकार हैं उनकी लिखी हुई हैं, कुछ रचनाकार ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से संबंधित हैं और उन्होंने जो कि दलित नहीं हैं लेकिन उन्होंने उस विमर्श से संबंधित लिखी हैं। ऐसे ही इसके अलावा आदिवासी विमर्श जो साहित्य है उसमें बहुत सारे उपन्यास आदिवासी साहित्य में लिखे गए हैं, लेकिन आदिवासी साहित्य को लिखने वाले केवल आदिवासी साहित्यकार ही नहीं हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासी विमर्श पर कार्य किया है और उनको बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत किया है। तो प्रश्न हमारा है उसको ध्यान से इसका उत्तर देखिएगा। इसमें सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। मेरा बचपन मेरे कंधों पर ये एक आत्मकथा है और ये एक दलित विचारक की रचना है और इनका नाम है डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। अगला प्रश्न है, मेरी पत्नी और भेड़िया किस दलित लेखक की आत्मकथा है, जिस पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, जिस पर बहुत सारी एक तरह से जिसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन अपने आप में एक बहुत सक्षम ये रचना है मेरी पत्नी और भेड़िया। ये किसकी लिखित हुई रचना है। इसमें डॉक्टर तुलसीराम, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर तेज सिंह, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर धर्मवीर। और 35वां हमारा प्रश्न अगला है, बशारत मंजिल किसका उपन्यास है। बशारत मंजिल जो कि 2004 में प्रकाशित हुआ। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा। यहाँ पर अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर एहतशाम, अनवर सुहेल और चौथा ऑप्शन है अंजुम उस्मानी। और इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 मंजूर एहतशाम। बशारत मंजिल मंजूर एहतशाम का लिखा हुआ उपन्यास है। क्योंकि हम अल्पसंख्यक विमर्श भी यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ इस तरह की रचनाएं भी यहाँ पर आई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इसी प्रकार एक उपन्यास पर आधारित है और अल्पसंख्यक विमर्श से है। अपवित्र आख्यान निम्न में से किसका उपन्यास है। ये एक उपन्यास है अपवित्र आख्यान। यहाँ पर भी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मंजूर एहतशाम, अब्दुल बिस्मिल्लाह या फिर अनवर सुहेल या अंजुम उस्मानी। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें है अब्दुल बिस्मिल्लाह। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का लिखा हुआ है अपवित्र आख्यान। और 37वां हमारा प्रश्न है, मन तो है थोड़ा सा डिटेल मैं आपको इन उपन्यासों के बारे में भी बताऊं, लेकिन इस समय इतना महत्वपूर्ण मुझे इन्हें बताना नहीं लग रहा, साथ ही थोड़ा समय की पाबंदी भी हम लोगों के साथ रहती है। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। ये यहाँ पर 4 युग्म दोस्तों दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखे हुए हैं और साथ में मैंने ऑप्शनली आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कहाँ से प्रकाशित होते थे, वो मैंने साथ में यहाँ मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है यानी सही नहीं है। आपको वहाँ भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है
और हम नहीं पर ध्यान नहीं देते और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ हमें देखना है ऑप्शन क्या है, कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो भारत बंधु तोताराम अलीगढ़, तो भारत बंधु तोताराम अलीगढ़ से निकलती है, यानी भारत बंधु जो पत्र है वो तोताराम द्वारा निकाला गया, अलीगढ़ से ही निकाला जाता था ये पत्र। आनंद कादम्बनी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा ही निकला है और ये मिर्ज़ापुर से ही निकलता है, फिर बाहर निकला था। और भारत मित्र रुद्रदत्त शर्मा जी का है, ये कोलकाता से, और इसके बाद ही कोलकाता से निकलता था भारत मित्र। भारत मित्र के लिए आप कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि भारत मित्र कई बार कुछ लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समझ लेते हैं, लेकिन ये रुद्रदत्त शर्मा जी का है जो कि कोलकाता से निकलता था। इसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन है सदाचार मार्तंड, ये रामकृष्ण वर्मा का नहीं है, ना ही ये काशी से निकलता था। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि सदाचार मार्तंड जो पत्र था वह किसका था। तो सदाचार मार्तंड के जो संपादक थे वो पंडित लालचंद्र शास्त्री जी थे, और इसके जो निकलने का एक तरह से स्थान है, जैसे मैंने यहाँ और स्थान मेंशन किए हैं, वह अगर सही आपको पता चले तो वह जयपुर है, और ये एक मासिक पत्र था, एक माह में एक बार ये निकला करता था। तो नेक्स्ट अपना प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। तो ये सब आपको पता होगा कि भारतेंदु जी ने बहुत सारे नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। तो ये कौन सा इनमें से नाटक है, आपको ध्यान देना है कि इनका स्वयं का नाटक है, यानी इनकी मौलिक रचना, मौलिक नाटक है। तो यहाँ पर पाखंड विडम्बन है, दूसरे नंबर पर मुद्रा राक्षस, तीसरे नंबर पर प्रेम जोगनी, और चौथा ऑप्शन है हमारा दुर्लभ बंधु। तो इन चारों में से कौन सा नाटक उनका मौलिक नाटक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेम जोगिनी। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन सा नाटक किसका अनुवादित है, मतलब ये तो आपको पता होना ज़रूरी है। इनमें पहला नाटक जो पाखंड विडम्बन है, तो पाखंड विडम्बन ये संस्कृत का नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय जो कि कृष्ण मित्र जी का नाटक है, इसके तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है पाखंड विडम्बन। समझ आया। अगला हमारा मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। ऐसे ही दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु भी अंग्रेजी नाटक शेक्सपियर के, जो अंग्रेजी नाटककार हमारे शेक्सपियर, आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये हिंदी अनुवाद है। तो इस तरह से ये संस्कृत और अंग्रेजी के कुछ नाटकों का अनुवाद यहाँ भारतेंदु जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय काव्यधारा के निम्न कवियों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर कवियों के नाम लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें आपको इनके जन्म के अनुसार इनको क्रम से लगाना है। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि लिए गए हैं यहाँ पर चारों। तो आप ध्यान से देखिएगा, इनमें सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ही हैं, तो वो, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है द अनटचेबल्स किसकी रचना है। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी जी की, राम मनोहर लोहिया की, भीमराव अंबेडकर या स्वामी विवेकानंद। इसमें से मोस्टली जिनको नहीं पता है वो या गांधी जी मानेंगे या स्वामी विवेकानंद जी मान सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, भीमराव अंबेडकर की ही अनटचेबल्स है। फिर हमारा अगला प्रश्न है एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, अर्थात शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, किसका नारा है। शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये नारा किसका है, एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल। ये है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, भीमराव अंबेडकर जी का ही है। यह भी महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, सेम ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए थे और सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्रायड ने निम्न में से किसे अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया है। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन हैं, अचेतन मन और काम भावना, मन में उत्पन्न हीन भावना, मनुष्य की स्मृतियाँ, या फिर स्वतंत्र
सत्ता में विश्वास। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर हमारा पहला, अचेतन मन। जो उन्होंने माना है वो अचेतन मन और काम भावना, यानी जिसको लिविडो उन्होंने कहा है, तो उसको उन्होंने एक तरह से विशेष स्थान दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। और फ्रायड जो काम भावना को मानव मन की जो मूल परिचालिका शक्ति भी मानते हैं। काम भावना को मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति भी फ्रायड ने ही मानी है। और इसी तरह से अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद, ये सभी हमारे इस इकाई में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न यहाँ लिए हैं। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रायड, एडलर, नीत्शे और युंग। और इनमें से कौन सा जो विचारक दिया हुआ है जो अलग है, यानी जो मनोविश्लेषणवादी नहीं है? तो फ्रायड तो है ही मनोविश्लेषणवादी, और एडलर भी और युंग भी। इसके अलावा जो एक नाम बचता है वह है नीत्शे, और नीत्शे अस्तित्ववाद से संबंधित हैं। ये जर्मनी के विद्वान हैं नीत्शे, और एक तरह से बहुत अच्छे विचारक भी जर्मनी के ये माने जाते हैं नीत्शे। तो ये अस्तित्ववाद से संबंधित हैं, इसलिए ये ऑप्शन में गलत है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न याद करने ही होंगे कि कौन अस्तित्ववाद से संबंधित है, कौन सा विचारक मनोविश्लेषणवादी है, कौन सा मार्क्सवादी और कौन सा प्रगतिवादी। तो ये सब ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अस्तित्ववादियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अस्तित्ववादियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? प्यार ध्यान से इनको पढ़िएगा। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, ये सही है या नहीं? तो ये सही है। अस्तित्ववादियों ने यही माना है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। परिस्थितियाँ और भाग्य, बाल, सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अस्तित्ववादियों ने इसको नकारा है, तो ये सही बात है, यानी ये भी सही कथन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये भी अस्तित्ववादियों का कहना है कि हम अपने आप को, अपना अस्तित्व स्वयं बना सकते हैं। और अस्तित्ववादियों का कहना है कि भाग्य, बाल, सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी इनसे बढ़ करके जो होता है वह अपना स्वयं व्यक्ति का जो मेहनत होती है वो भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। अस्तित्ववादियों का यही मानना है। तो चौथा ऑप्शन है, दूसरे द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि अस्तित्ववादियों का कहना है कि दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने इसको आवश्यक नहीं माना है, उन्होंने खुद के अपने सिद्धांतों को स्वीकार किया है, और किसी और के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना और निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक उन्होंने नहीं माना है। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है। इसको ध्यान से, इस प्रश्न को देखिए। इस तरह के इसी प्रश्न से और प्रश्न भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवाद की मान्यताओं में निम्न में से क्या प्रमुख नहीं है? तो मार्क्सवादियों का क्या मानना है और उनकी मान्यताओं में से क्या प्रमुख नहीं है जो यहाँ पर लिया गया है? धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध किया है मार्क्सवाद ने, तो ये सही बात है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार उन्होंने किया है, ये भी सही बात है। शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति इन्होंने दिखाई है मार्क्सवादियों ने, ये भी ठीक है। नारी का यथार्थ चित्रण की अवहेलना इन्होंने की है, तो इन्होंने नारी यथार्थ चित्रण की अवहेलना नहीं की, बल्कि नारी के का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। तो यहाँ 45वें का जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि जो भी प्रश्न आएगा उसे आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा इसमें प्रश्न पूछा गया है, उसमें नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने प्रश्न दिए हैं उनमें अधिकतर इस तरह के प्रश्न ही पूछे हैं जैसा कि नेट में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना करने वाला कवि नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं हुए? तो केदारनाथ अग्रवाल या मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, मैथिली शरण गुप्त। अब हमारा 47वां प्रश्न है, ग्रामेटोलॉजी कृति किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर 1 जैकुस डेरिडा, हेडेगर दूसरा ऑप्शन, तीसरा है नीत्शे और चौथा है युंग।
तो इन चारों में से ये जो हमारी कृति है ग्रामेटोलॉजी, ये है जैकुस डेरिडा की, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही यहाँ पर उत्तर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। एडलर ने मन की परिचालिका शक्ति निम्न में से किसे माना है? एडलर ने मन की परिचालिका शक्ति, पहला ऑप्शन यहाँ पर है अहम भावना को, दूसरा ऑप्शन है काम भावना को, तीसरा है हीन भावना को और चौथा है इन तीनों को। तो ध्यान रखना है, एडलर ने मन की परिचालिका शक्ति हीन भावना को माना है। और 49वां हमारा प्रश्न है, जंगल के गीत किस आदिवासी लेखक का उपन्यास है? जंगल के गीत, ये एक उपन्यास है, आदिवासी लेखक हैं ये, वॉल्टर भेंगरा का है या पीटर पाल एका का, निर्मला पुतुल या रामदयाल मुंडा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पीटर पॉल एका। ये पीटर पॉल एका का जो आदिवासी लेखक है उनका उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगाड़े की तरह बजते शब्द आदिवासी काव्य संग्रह किसका है? ये एक आदिवासी काव्य संग्रह है और ये किसका है? ये यहाँ 4 ऑप्शन में से देखिए किसका है, वॉल्टर भेंगरा का या पीटर पॉल एका, निर्मला पुतुल या रामदयाल मुंडा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निर्मला पुतुल। तो ये निर्मला पुतुल का ही यहाँ पर देखिए नगाड़े की तरह बजते शब्द आदिवासी काव्य संग्रह है और बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता निम्न में से किसका आदिवासी संबंधित उपन्यास है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, रणेंद्र, रमणिका गुप्ता, निर्मला पुतुल या रामदयाल मुंडा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1, रणेंद्र। और इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।